गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की साइंस की इस क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक बोर का परमाणु मॉडल देखेंगे। इसके पहले हमने आपको थॉम्सन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम लोग बोर का परमाणु मॉडल देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर का परमाणु मॉडल। अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर समझना है, एटम का स्ट्रक्चर समझना है, तो बोर के परमाणु मॉडल को समझना अति आवश्यक है। तो आइए देखते हैं बोर का परमाणु मॉडल क्या है। नील बोहर ने अपना परमाणु मॉडल कब दिया था? 1913 में। और इनका परमाणु मॉडल किस पर बेस्ड था? आइंस्टीन के विकिरण सिद्धांत पर, विकिरण क्वांटम सिद्धांत पे इनका ये मॉडल आधारित है। किस पर आधारित है? आइंस्टीन के विकिरण सिद्धांत पर आधारित है। इसके अलावा बोहर ने मैक्स प्लांट के सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां थी उसको दूर किया। अब हम लोग ये देखेंगे कि बोहर ने कौन कौन से पॉइंट बताए हैं एटम की स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले देखिए बोहर ने क्या बताया। सबसे पहले बोहर ने ये बताया कि परमाणु जो है वो गोलाकार होता है। कैसा होता है? परमाणु गोलाकार होता है। इस प्रकार से परमाणु कैसा होगा? गोलाकार होगा। परमाणु गोलाकार होगा। इसके मध्य में नाभिक होगा। इसके मध्य में क्या होगा? नाभिक होगा, छोटा सा नाभिक होगा। और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसी कक्षाओं में गति करते हैं। ये कक्षाएं निश्चित होती हैं। ये कक्षाएं निश्चित होती हैं। इसी निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। ऐसा बताया किसने? रदरफोर्ड ने। और उन्होंने बताया कि ये जो कक्षाएं होती हैं वो निश्चित होती हैं। ये कक्षाएं क्या होती हैं? निश्चित होती हैं। अर्थात ये कक्षाएं फिक्स होती हैं। इनकी ऊर्जा भी क्या होती है? निश्चित होती है। हर एक कक्षा की ऊर्जा क्या होती है? निश्चित होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कक्षाएं हैं इसके लिए बोहर ने एन का प्रयोग किया। उन्होंने बोला कि एन जो होगा वो कक्षाएं होंगी। यहाँ पर n इक्वल टू अगर हम 1 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि पहली कक्षा होगी। अगर 2 लिखते हैं तो दूसरी कक्षा, 3 लिखेंगे तो चौथी कक्षा, 5 लिखेंगे तो पाँचवीं कक्षा। इस प्रकार से n की वैल्यू होती है। जितनी नाभिक के बाहर में कक्षाएं होंगी, जितनी नाभिक के बाहर में कक्षाएं होंगी उतनी ही आप देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे उसमें। ये देखिए हमने यहाँ पर कुछ कक्षाएं बना दी इस प्रकार से। ये देखिए एटम इस प्रकार से अरेंज होता है और इसके सेंटर में क्या होता है? इसके सेंटर में नाभिक होता है इस प्रकार से। अब देखिए ये हमारी पहली कक्षा हो गई, ये हमारी पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है। हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन गति करता है चारों ओर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गति करता है तब वो इलेक्ट्रॉन गति करते समय ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है, ऊर्जा का लॉस नहीं करता है, ऊर्जा नहीं निकालता है। क्यों? क्योंकि हर एक कक्षा की ऊर्जा क्या होती है? निश्चित होती है। हर एक ऊर्जा की कक्षा क्या होगी? निश्चित होगी। हर एक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होगी। और जब तक इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में रहेंगे तब तक ये किसी प्रकार का उत्सर्जन नहीं करेंगे। और इनको गति करने के लिए बल कहाँ से मिलता है? वो बल जो है अपकेंद्रीय बल के कारण उनको बल वो मिलता है घूमने के लिए इसके चारों तरफ। तो इस प्रकार से आप एटम का स्ट्रक्चर समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा युक्त कक्षा में गति करता है। हर एक कक्षा के लिए ऊर्जा का मान भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए ये जो पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, हर एक कक्षा के लिए ऊर्जा का मान क्या होगा? भिन्न होगा। और नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, ये नाभिक है, ये नाभिक से जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे कक्षा की ऊर्जा बढ़ती जाएगी, कक्षा की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिसमें इसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जब घूम रहा है तो कुछ एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए थोड़ा सा कुछ कम कर देते हैं इसमें से। हम देखिए दूसरा जो है एटम बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ये देखिए
एटम अगर हम बना लेंगे इस प्रकार से, ये कक्षा हो गई, ये क्या हो गई, कक्षा हो गई। देखिए ये कक्षा है, यहाँ पर हमने एक कक्षा बना लिया इस प्रकार से। इलेक्ट्रॉन हर एक कक्षा में गति नहीं करता है, यहाँ पर नाभिक बन गया। इलेक्ट्रॉन हर एक कक्षा में गति नहीं करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो, ये जब घूमेगा तो ये नाभिक से कुछ एंगल बनाएगा। इस इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ क्या होगा, मास होगा, और ये किसी न किसी वेग से घूम रहा होगा, और इसकी त्रिज्या r होगी। तो ये mvr को हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय संवेग। तो इसका जो कोणीय संवेग यानी कि mvr है, ये h/2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। h/2, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, आप समझ रहे होंगे कांस्टेंट होता है वैल्यू। इस कांस्टेंट वैल्यू के बराबर इसका mvr होना चाहिए, या तो इसका मल्टीपल होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में गति कर पाएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं mvr nh/2। अब देखिए आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। जिस समय इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस थोड़ा सा हम एटम बना लेते हैं तो आपको हम क्लियरली समझा पाएंगे। ये देखिए ये एटम हमने बना दिया। इलेक्ट्रॉन जब तक इस कक्षा में रहेगा तब तक ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, लेकिन जब ये निम्न ऊर्जा स्तर का मतलब है कि जो नाभिक के पास में कक्षा होगी, उससे अगर ये अगली कक्षा में जंप लगाता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अगली कक्षा में जंप लगाता है। अगली कक्षा में अगर जंप लगाएगा, अगली कक्षा में जब ये जंप लगाएगा तब ये ऊर्जा को अवशोषित करेगा। ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से अगली कक्षा में जाता है तब। लेकिन ये ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाता है वहाँ पर। ये केवल और केवल कुछ ही समय तक, यानी कि लगभग 10 की पावर -8 सेकेंड तक ये रुकेगा अपनी बाहरी कक्षा में। उसके बाद फिर से वापस से इसी कक्षा में वापस आ जाएगा। तो जब ये यहाँ से गया तब इसने ऊर्जा को अवशोषित किया, जब वापस आया तो ऊर्जा को विकिरण के रूप में क्या किया, उत्सर्जित किया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करता है तथा उसी कक्षा में आने पर ऊर्जा मुक्त होती है। जब वापस आएगा तो क्या वो ऊर्जा मुक्त होगी, वो भी किस रूप में होगी, वो विकिरण के रूप में होगी। किस रूप में होगी, विकिरण के रूप में होगी, यानी कि लाइट के रूप में एनर्जी इमिट होगी। इलेक्ट्रॉन केवल 10⁻8 सेकेंड तक ही उच्च ऊर्जा स्तर में रह पाता है तथा निम्न ऊर्जा स्तर में लौटते समय वो विकिरण के रूप में ऊर्जा को उत्पन्न करता है। ये रहे पॉइंट्स बोहर मॉडल के। अब हम लोग कमियां देखते हैं। यह जो सिद्धांत है, यह केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर लागू होता है। जैसे हाइड्रोजन है, He+ है, Li2+ है, ये केवल इसी को डिफाइन कर पाता है। बहु इलेक्ट्रॉन वाले तंत्र पर यह लागू नहीं होता है जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सबसे बड़ी कमी रही है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। दूसरा, जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में ये जो परमाणु हैं इससे निकलने वाली ऊर्जाएं डिस्क्रीट होती हैं, इसकी व्याख्या नहीं कर पाता है। कक्षाओं का वृत्ताकार मानना, कक्षाएं जो होती हैं वो वृत्ताकार होती हैं, ये ऐसा मानना था किसका, बोहर का। लेकिन एक वैज्ञानिक हुए थे समरफील्ड, उन्होंने बताया कि कक्षाएं गोलाकार नहीं होती हैं, वृत्ताकार नहीं होती हैं, दीर्घवृत्ताकार होती हैं, इलेक्ट्रिकल होती हैं। तो ये कमी रह गई। स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका ये जो मॉडल था, और नाभिक को इन्होंने फिक्स मान लिया था। जबकि आप जानते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब रोटेट करती हैं, तो नाभिक भी अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बोहर का परमाणु मॉडल क्या था। बोहर ने अपना परमाणु मॉडल 1913 में दिया था, और इनका जो मॉडल था वो आइंस्टीन के विकिरण सिद्धांत पर आधारित था, और मैक्स प्लांक के सिद्धांत को आधार मानकर इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर किया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा युक्त कक्षा में गति करता है तथा हर एक कक्षा के लिए ऊर्जा निश्चित होती है। नाभिक से दूरी बढ़ने पर कक्षा की ऊर्जा बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है।
अब देखिए, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। जब ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तभी इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करता है तथा उच्च ऊर्जा स्तर से जब निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तभी विकिरण के रूप में ऊर्जा को मुक्त करता है। लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक नहीं ठहर पाता है, केवल 10⁻8 सेकंड तक की उच्च ऊर्जा स्तर में ठहर पाता है तथा निम्न ऊर्जा स्तर में जब ये आता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को विकिरण के रूप में उत्पन्न करता है। बोर मॉडल की कमियाँ क्या थी? ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम पे लागू होता है, जीवन इफेक्ट की व्याख्या नहीं कर पाता है। ये इन्होंने कक्षाओं को वृत्ताकार मान लिया था, जबकि समरफील्ड ने बताया कि दीर्घवृत्ताकार होती हैं, कमी रहेगी। स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता है ये, और नाभिक को इन्होंने स्थिर मान लिया जबकि नाभिक अपने अक्ष पर घूमता है। ये कमियाँ रह गई किसकी? बोर के परमाणु मॉडल की। तो ये आज हमने देखा कि बोर का परमाणु मॉडल क्या है। इसके आगे का जो भी होगा लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।